नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ईशा शुक्ला। जोन हित में आप सभी का स्वागत है। हमारा देश जहां चांद पर पहुंच चुका है और सूरज पर जो आने की तैयारी कर रहा है, वहीं कुछ ऐसे राज्य भी हैं जहां के लोग जातिवाद की मानसिकता से बाहर नहीं निकलना चाहते और आए दिन घटनाओं को अंजाम देते रहते हैं। हालिया मामला मध्य प्रदेश के सागर जिले से सामने आया, जहां एक अनुसूचित युवक की हत्या से भोपाल से लेकर लखनऊ तक की सियासत तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी इस घटना पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। वहीं पीसीसी चीफ कमलनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी इस मामले को लेकर शिवराज सरकार पर तीखा हमला किया है। ऐसे ही कुछ मामले देश के अन्य राज्यों से भी सामने आए। देखिए रिपोर्ट। गिने इंसान जा रहे हैं और गिनती वोटों की हो रही है। समाज सेवा के नाम पर राजनीति नोटों की हो रही है। नेताओं के घर में जातिवाद के नाम पर जश्न है और गरीब के घर में बात, जख्म और चोटों की हो रही है। काश इन चंद लाइनों का मतलब इस 21वीं सदी के पिछड़ी सोच वाले समाज को समझ आ जाती तो ऐसा बहुचर्चित मामला सामने न आता। मामला दरअसल मध्य प्रदेश के सागर जिले के खुरई तहसील में ग्राम बरौदा नौनागिर में एक अनुसूचित जाति के परिवार की युवती के साथ कुछ समय पहले आरोपी पक्ष के युवक ने छेड़छाड़ की थी। वहीं जब पीड़िता ने थाने में शिकायत की तो मामले में आरोपी पक्ष पीड़ित परिवार पर राजीनामा करने का दबाव बनाने लगा। इसी बात को लेकर बीते 24 अगस्त की रात को आरोपी पक्ष के विक्रम सिंह, कोमल सिंह, आजाद सिंह सहित अन्य लोगों ने एकमत होकर पीड़ित परिवार के 18 वर्षीय नितिन अहिरवार के साथ बस स्टैंड के पास मारपीट की। आरोप है कि बेटे को बचाने आई मां को भी निर्वस्त्र कर पीटा गया। मारपीट के दौरान गंभीर चोट लगने से नितिन अहिरवार की मौत हो गई। बेटे को बचाने आई मां का हाथ टूट गया। मामले में पुलिस ने नामजद 9 आरोपियों के खिलाफ हत्या समेत अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हमारे घर में लालू भाई का दोपहर से बात बताएं आपको। परसों के दिन 2 बजे आते पुलिस आई तो गेट खोले तो विष्णु निकला और हम निकले तो गेट के बाहर ही खड़े थे 2 पुलिस वाले। तो हमने विष्णु की फोटो खींची उनने पुलिस वालों ने और विष्णु को आंगा कर ला तो हमने इतनी बात पूछ पाई कि सर कौन सी बात हो गई, कौन सी ना वो में ले जा रहा है आप। तो कहने लगे कुछ नहीं, कोई जानकारी लेने। फिर दूसरे दिन को शाम को ही हम लालू सब्जी ले गए तो हमने पीछे से गए तो ये सब मार रहे थे। फिर हमने खूब बचाव, नहीं बच पाए, हमें मारे बहुत, हमें बेपर्दा कर दो। तो हमारा नाम रोहित अहिरवार, ग्राम बरौदिया नौनागिर। क्या घटना हुई है कल आपके साथ में? जी, हमारी घटना कुछ पुरानी रंजिशों के चलते हुए हमारे भाई से कहा गया था कि आप राजीनामा करवा लो। तो उसने बोला हम राजीनामा नहीं करवाएंगे, हमारे पापा जी हैं नहीं। तो बोले नहीं, तुम्हें राजीनामा करना पड़ेगा वरना तुम्हें जान से मार देंगे। इसी विवाद के चलते उन लोगों ने शाम के टाइम हमला कर दिया और लाठी डंडों से उसको मार मार कर उसकी जान ले ली, हत्या कर दी। छेड़छाड़ का आरोप था। हमारी बहन के साथ पहले इन लोगों की छेड़छाड़ थी। आजाद सिंह और उसमें विशाल ठाकुर का भी नाम था और 2-3 और बंदे थे। इस मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या में शामिल आरोपियों में सरपंच पति और उसका बेटा भी शामिल है। घटनाक्रम के बाद गांव में तनाव का माहौल है। वहीं इस मामले में राजनीतिक तौर पर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट कर पूरे मामले में प्रशासनिक मशीनरी का व्यवहार अत्यंत अवांछित बताया। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी बैक टू बैक 3 ट्वीट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तक को घेरा। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी सागर में अनुसूचित युवक की हत्या पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। दिग्विजय ने ट्विटर पर लिखा कि सागर में बीजेपी का अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के गरीब लोगों पर अत्याचार बढ़ता जा रहा। संत रविदास जी महाराज का मंदिर बनाने में से इन गरीबों का भला नहीं होगा, इन्हें अधिकार देना पड़ेगा। मैं स्वयं रक्षाबंधन पर इस परिवार से मिलने जाऊंगा और दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो। हरियाणा के सोनीपत से भी ऐसी ही दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। यहाँ दबंगों ने दलित युवक को पहले लाठियों से पीट कर गंभीर रूप से घायल किया, फिर देर रात लहूलुहान हालत में गांव के चौराहे पर फेंक दिया। उसके बाद आरोपितों ने दलित बस्ती में जाकर हत्या करने का खुला ऐलान भी किया। घायल युवक को उसकी 2 बहनों ने अस्पताल पहुंचाया। गंभीर स्थिति को देखकर कई अस्पतालों ने भर्ती करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद घायल को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया।
जहां पर उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक 3 बहनों का इकलौता भाई व 2 साल के एक बच्चे का पिता था। पुलिस ने जानलेवा हमले के मामले को हत्या में तरमीम करके जांच शुरू कर दी है। कुंडली थाना क्षेत्र के गांव जाटी कला की रहने वाली रीना ने पुलिस को बताया कि वो 3 बहन हैं। उनका इकलौता भाई जोनी मंडी में सब्जी का कारोबार करता था। उसके साथ में ही गांव का जगदीश जाट भी सब्जी की दुकान करता है। रात को करीब 9 बजे जगदीश जाट का फोन आया था। अगर बात करें यूपी की, तो यहाँ भी दबंगों की हौसले बुलंद है। सीएम योगी आदित्यनाथ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाए हैं, लेकिन स्थानीय जिला प्रशासनों का भय दबंगों गुंडों पर नहीं है। बाना में बंदूकधारी दबंग का ई रिक्शा चालक को धमकाने का मामला सामने आया, तो वहीं बागपत में दबंग की दबंगाई कैमरे में कैद हो गई, जहां विद्युत कनेक्शन काटने पहुंची टीम में शामिल लाइनमैन के साथ दबंगों ने बेरहमी से मारपीट की। उसकी मारपीट के दौरान एक वीडियो बनाया, सोशल मीडिया पर रौब गालिब करने के लिए वायरल कर दिया। फिलहाल पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। विद्युत कर्मी दबंग पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं। ऐसे जातिवाद की मानसिकता के नशे में चूर कब तक देते रहेंगे ऐसी घटनाओं को अंजाम। स्पेशल डेस्क के न्यूज एरिया। जी हाँ, तो यहाँ पर जिस तरीके से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, अनुसूचित जाति के लोगों पर जिस तरीके से हमले किए जा रहे हैं या पिटाई की जा रही है, इस तरीके के मामले आए दिन देखने को मिल रहे हैं। इससे पहले भी मध्य प्रदेश में एक मामला सामने आया था। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों इस तरीके की मानसिकता जो है वो देखने को मिल रही है, आज हम इसी पर बातचीत भी करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं रमाकांत पटेल जी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ आलोक त्रिपाठी जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, लखनऊ से जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले रमाकांत पटेल जी, मैं आपकी प्रतिक्रिया इस पर लेना चाहूंगी। जी देखिए ईशू जी, मध्य प्रदेश के अंदर लगातार दलितों पर, आदिवासियों पर अत्याचार के मामले बढ़ते जा रहे हैं। लगातार ये मामले हो रहे हैं और जो मामले न्यूज के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से सामने आ रहे हैं, ये तो मात्र 1% है। अधिकतर 99% मामले तो सामने आ ही नहीं रहे हैं। आप देखेंगे अभी कुछ दिन पहले एक मामला आया था, विधायक जी के एक खास व्यक्ति ने, विधायक प्रतिनिधि ने सीधी में एक आदिवासी युवक के मुंह पर पेशाब किया। उसके बाद में शिवपुरी में मेला खिलाने का मामला सामने आया। इंदौर में बांधकर दलितों को पिटाई करने का मामला सामने आया। छतरपुर में एक दलित युवक के मुंह पर मैला और पेशाब डालने का मामला आया। नेमावर में ये बड़ा मामला रहा है, एक परिवार के, एक आदिवासी परिवार के 5 लोगों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। गड्ढे के अंदर उनको डाल करके उसके ऊपर यूरिया डाली गई थी, नमक डाला गया था उनके ऊपर। तो इस प्रकार के मामले मध्य प्रदेश के अंदर, चाहे ग्वालियर का मामला हो, चाहे शहडोल का मामला हो, चाहे सागर का मामला हो, शिवपुरी का मामला हो, अलीराजपुर में जब कांग्रेस की सरकार थी यहाँ पर, तो 5 युवाओं को थाने के अंदर बंद करके उनको पेशाब पिलाया गया था। उस मामले में भी कुछ नहीं हुआ। तो मध्य प्रदेश में ऐसी घटनाएं लगातार हो रही हैं। एनसीआरबी का डाटा है कि मध्य प्रदेश दलितों और आदिवासियों के ऊपर अत्याचार के मामले में नंबर 1 पर है और यहाँ की सरकार केवल दिखावा कर रही है, ढोंग कर रही है। अगर गृह मंत्री, जो कि इस मामले में जिम्मेदार है, कानून व्यवस्था सुधारने का उनके ऊपर दायित्व है, अगर गृह मंत्री की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी में गृह मंत्री जी व्यस्त हैं। किसी प्रकार की कोई कानून व्यवस्था का अपराधियों के मन में कोई खौफ नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ दिखावा करती आ रही है। दलितों, आदिवासियों पर लगातार मध्य प्रदेश के अंदर अत्याचार हो रहा है। और आप दूसरी तरफ देखेंगे कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी केवल बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। कानून व्यवस्था यहाँ पर, अभी ये जो सागर का मामला आया है, सागर के मामले में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं या अपराधी, भारतीय जनता पार्टी के मंडल के पदाधिकारी हैं या अपराधी, जिन्होंने हत्या कर दी, उस बेटी की मां को पीटा, बेटे को मार डाला, बेटी से छेड़छाड़ करने वाले ये भाजपा के पदाधिकारी हैं। और हर जगह पे भाजपा के पदाधिकारी ही क्यों मिलते हैं? नेमावर कांड में विधायक जी से वहां के क्यों पूछताछ नहीं हुई, जबकि उनका इन्वॉल्वमेंट था? तो मैं सीधा सवाल करना चाहता हूं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से कि क्यों हर अपराध में पदाधिकारी? ठीक है रमाकांत जी, मैं वापस आऊंगी आपके पास। आलोक त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक जी, ये जो इस तरीके की घटनाएं लगातार देखने को मिल रही हैं, चाहे वो एमपी की हों, यूपी में भी ऐसी घटनाएं देखने को मिली, साथ ही साथ कई ऐसे राज्य हैं जहां पर इस तरीके की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। सबसे पहले तो इन घटनाओं को लेकर आपकी क्या राय है?
देखिए, जिस तरह की घटनाएं चाहे यूपी हो या मध्य प्रदेश हो या मणिपुर, ये जो घटनाएं हो रही हैं ये कहीं एक क्रूरता दर्शा रही है कि लोगों में भय नहीं है और लोग बहुत क्रूर हो रहे हैं। जो मानसिकता है बहुत दूषित हो गई है और वो किस हद तक चले जा रहे हैं वो इस चीज का उनको अंदाजा नहीं लग रहा। जो घटनाएं इधर हो रही हैं, जैसे चाहे आज जो घटना हुई है जिस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो ये चर्चा करने की आज आवश्यकता पड़ी। इसके पहले देखिए मणिपुर में इस तरह की घटनाएं हुई, तो आखिर इस तरह की जो घटना कर रहे हैं उनका मतलब मकसद क्या रहता है जो इस हद तक चले जाते हैं। तो जरूर है कि ऐसे लोगों का एक इलाज होना चाहिए, एक मनोचिकित्सक को दिखाना चाहिए, क्योंकि जो समाज में विकृतियां फैल रही हैं, जो एक माहौल बन रहा है और जो सोशल मीडिया के माध्यम से जो लोग देखते हैं सब चीजें हैं, तो बहुत बड़ा कारण ये भी एक हो सकता है। और जब इस तरह की जब घटनाएं होती हैं तो लोग भूल जाते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, और जब घटना घट जाने के बाद उनको एहसास होता है कि मैंने कितना बड़ा उसका रूप दे दिया कि आज इसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है और लोग उनके बारे में किस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन इसके पीछे सिर्फ यही कारण नहीं है, इसके पीछे एक मानसिकता भी है कि आखिर जो इस तरह की लोग घटनाएं करते हैं तो उनके मन मस्तिष्क में क्या भरा हुआ है, आखिर ये क्यों इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे लोगों का इलाज भी होना चाहिए। इनको जेल में रखने के बाद बकायदा इनका एक मनोचिकित्सक से जांच करानी चाहिए कि आखिर इस तरह की घटना करने के पीछे इनके मन में, इनके दिमाग में कहाँ से उपज होती है। तो ये और साथ ही ऐसे लोगों को एक ऐसा कठोर दंड देना चाहिए जिससे कि एक लोगों में नसीहत मिले, भविष्य में कोई इस तरह की घटना करने के पहले 10 बार सोचे कि हम क्या करने जा रहे हैं, तो इसका अंजाम हमको भी भुगतना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ी समाज में कई बार यूपी भी हो चुका में हुआ, फिर मणिपुर में हुआ, फिर राजस्थान कई जगह हो रहा है। तो ये एक मतलब मानसिकता लोगों की किस हद तक मतलब गिर गई है या कह दीजिए मतलब बहुत दूषित हो गई है, तो उसी का ये नतीजा है कि आज आदमी मारने के बाहर रहा, उसके बाद किस हद तक क्या क्या करने को तैयार है। बिल्कुल आलोक, जिस तरीके की घटनाएं जो हैं वो लगातार देखने को मिल रही हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि समाज में संदेश किस तरीके का दे रही हैं। आज हम इसी पर बातचीत भी कर रहे हैं। वापस आएंगे आपके पास। मीडिया अध्यक्ष हमारे साथ भी जुड़ चुके हैं, माफ़ कीजिएगा मीडिया उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस से भोपाल से भूपेंद्र गुप्ता जी। बहुत बहुत स्वागत है भूपेंद्र जी आपका भी। और क्या कुछ कहना चाहते हैं मध्य प्रदेश में जो घटना घटित हुई है इसको लेकर, क्योंकि मध्य प्रदेश में आजकल मुझे लगता है जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे इस तरीके की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। ये घटनाएं तो जो है एक कहना चाहिए एक दृष्टिकोण संपन्न लोग ही कर रहे हैं, और वो दृष्टिकोण जैसा कि हमारे त्रिपाठी जी कह रहे थे, इन्हें मनोचिकित्सक की जरूरत है। तो ये अपराधियों से ज्यादा जो है अपराध के लिए उकसाने वाले लोगों की मनोचिकित्सा की जरूरत है। आज जो है एक दल विशेष के लोग कट्टरता को जिस तरह से पनपा रहे हैं, जिस तरह से बढ़ावा दे रहे हैं और जिस तरीके से उसके माध्यम से लोगों की ब्रेन वॉश कर रहे हैं। चलती ट्रेन में अगर कोई जो है व्यक्ति गोलियों से भून डाल रहा है लोगों, भूपेंद्र जी अनम्यूट कीजिएगा, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। भूपेंद्र जी आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? भूपेंद्र जी तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है, उनकी आवाज को प्लीज फिक्स किया जाए। आलोक त्रिपाठी जी, मेरा सवाल आपसे ये भी है कि जब वोट मांगने होते हैं तो नेता दलितों के घर खाना खाने भी चले जाते हैं, फ़ोटो भी खिंचवाते हैं, और वो फ़ोटो भी अगर हम उनको ध्यान से देखें तो अलग अलग एंगल्स में अलग अलग तरीके से, जिन्हें अगर हम नॉर्मल डेज़ की बात करें तो शायद खिंचवाए भी ना, लेकिन चूँकि वो राजनीति होती है और उसके बाद जब चुनाव होते हैं तो उस तरीके की फ़ोटोज़ आती। क्या सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करना ही मकसद रह गया है? अब आपकी आवाज आ रही क्या? जी 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 भूपेंद्र जी को फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। आलोक जी अपनी बात को पूरा करेगा। जी देखिए, जो घटनाएं यूपी या अन्य प्रदेशों में, मणिपुर में या जो राजस्थान जहाँ पर हो रही,
अगर आप हम इसको राजनीतिक देखिए, राजनीतिक दल के लोग इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से देखेंगे। भाजपा शासित राज्यों में अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं तो विपक्ष जो है भाजपा को घेरने का प्रयास करेगा। कांग्रेस शासित राज्यों में अगर इस तरह घटनाएं होती हैं तो वो कांग्रेस को घेरेगा। लेकिन कुल मिलाकर के अगर आप देखिए तो ये घटनाएं जो लोग कर रहे हैं उनकी मानसिकता कैसी है, तो उसको अगर हम राजनीति से अलग हट करके देखें, हम एक उसको राजनीति के पैमाने पे ना तौलें तो या किसी जाति विशेष पे ना तौलें। अगर हम ये कहें कि दलित के साथ अत्याचार हो रहा है तो ये भी एक गलत बात होगी, क्योंकि हम ये देखें कि एक महिला के साथ अत्याचार हुआ, उसको जाति या धर्म या किसी वर्ग विशेष के जोड़ते हैं तो ये एक राजनीति का रूप हो जाता है और फिर ये राजनीतिक एजेंडा बनने लगता है। फिर चूंकि चुनाव है 2024 में भी है, उसके पहले कई प्रदेशों में चुनाव है, तो उसके बाद उस चुनाव में लोग उसको बुलाते हैं, तो लेकिन इससे मामला हल नहीं होता है और ये एक मुद्दा बनता है और चुनाव में वोट बैंक के बाद वो मामला खत्म हो जाता है। तो हम इसको कैसे रोकें, इस पे ध्यान देना चाहिए सभी राजनीतिक दलों को, चाहे वो जितनी भी सरकार हो। लेकिन अपराध, इस तरह का घिनौना अपराध करने वालों पर सख्त कार्रवाई हो और इस तरह की घटना पुनरावृत्ति ना हो, चाहे किसी की भी सरकार हो, चाहे भाजपा की हो या कांग्रेस की हो या किसी भी दल की हो, उस पे अंकुश लगना चाहिए और उस पे दलित है या कोई जात विशेष का है या किसी धर्म विशेष पे उसकी बात ना हो करके ये देखे कि किसके साथ ये घटना हुई, उसकी घटना के पीछे क्या कारण था, आखिर ये घटना कैसे रुक सकती थी, इस पे काम करना चाहिए। बिल्कुल आलोक जी, मैं वापस आऊंगी भूपेश जी, इसके बाद आपकी बात को सुना जाएगा, लेकिन उससे पहले हमारे साथ कुछ दर्शक है वो जुड़ चुके हैं। उमेश जैन जी है मेरठ से। उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका और अपनी बात रख सकते हैं आप। जी उमेश जी। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारे प्रदेश में और मध्य प्रदेश में गरीबों पर बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं, इनकी कोई सुनने वाला नहीं है और बेचारों गरीबों को क्या मर्जी चाहे गुंडे मार देते हैं और उनकी शिकायत भी कोई सुनने को तैयार नहीं है। ना गवर्नमेंट मॉनिटरिंग कर रही है और ना उत्तर प्रदेश में भी ऐसे ही हो रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इस मुद्दे से जुड़ी यदि आपकी कोई भी राय हो आप हमें कॉल कर सकते हैं। प्रेम हमारे साथ एक दर्शक है, चेन्नई से जुड़ चुके हैं। प्रेम, बहुत बहुत स्वागत है, अपनी बात को पूरा कर सकते हैं आप। नमस्कार मैम। जी नमस्कार। मैं बोलता हूँ सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। सरकार इनकी, केंद्र में सरकार इनकी, डबल इंजन की सरकार इनकी, यूपी में हंगामा है, मध्य प्रदेश में हंगामा है। देख लीजिए आज वो दलितों के पांव धो के दिखा रहे थे कि पेशाब करने वालों को क्या किया, कितना इन्होंने हाय अल्लाह मचाया और अभी भी हाय अल्लाह मचा रहे हैं कि लाडली बहनों मामा जी तुमको ये देंगे, मामा जी ये करेंगे। तो मेन कहने का मतलब है जो चीजें जो मीडिया के थ्रू प्रचार झूठा किया जा रहा है उनसे मीडिया को मालूम पड़ गया अभी कि इनके साम्राज्य में अपराध के सिवाय कुछ नहीं हो सकता, लेकिन इनकी सरकार है, अपराधियों को संरक्षण पूरा प्राप्त है, यहाँ के सीएम को भी और यूपी के सीएम को भी, और जहाँ जहाँ इनकी डबल इंजन की सरकार है और बाकी ऊपर से केंद्र सरकार का भी इनको संरक्षण प्राप्त है। अपराध खत्म नहीं हो सकता जब तक इनका अहंकार नहीं दिखेगा। मेरे कहने का मतलब है देश की अवस्था सुधर रही है, सुधार रहे हैं हमारे पीएम साहब, लेकिन इनका अहंकार जब तक नहीं खत्म होगा तब तक ये नहीं सुधर सकते हैं। आप कितना भी जोर लगा लीजिए, अभी वो मामा जी मामा लड़कियों का मामा, उसका मामा करके देखिए क्या क्या कह रहे हैं। कम से कम पिछले एक हफ्ते से तो इन्होंने धाकड़ मचा रखा है एमपी में, और वहाँ पे बोलते हैं हनुमान मंदिर बनाऊंगा, हनुमान लोक बनाऊंगा। ये क्या है, ये सब क्या है, दिखावाबाजी नहीं है तो और क्या है। ये कहने का मतलब ये है जैसे यूपी में हंगामा मचाया, यूपी में अपराध नहीं खत्म हुए, वैसे ही एमपी में अपराध अब तो शुरू करवाएंगे ये, क्योंकि इनकी जाति की गवर्नमेंट लग रही है। ये देखते अपराध करके निकलो तो यहाँ से बढ़िया है। बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। और हमारे साथ एक और दर्शक है चंद्र प्रकाश, कुरुक्षेत्र से जुड़ चुके हैं। चंद्र प्रकाश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और अपनी राय रख सकते हैं आप। ठीक है, लगता है संपर्क टूट गया, आप हमें फिर से कॉल कर सकते हैं। और आज हम चर्चा कर रहे हैं ये जो मानसिकता इस वक्त देखने को मिल रही है, आखिर इस तरीके की कुंठित मानसिकता वाले लोग आते कहाँ से हैं और उन्हें क्यों समझ में नहीं आता है कि हमें उस इंसानियत को जिंदा रखना है और जनहित में आगे बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे साथ कुछ दर्शक जुड़ चुके हैं। चंद्र प्रकाश कुरुक्षेत्र से बहुत बहुत स्वागत है आपका, अपनी बात रख सकते हैं आप। मैं ये कहना चाहता हूँ कि शिवराज के राज्य में गुंडों को पूर्ण रूप से सजा मिलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पिछली बार भी हमने देखा कि किस प्रकार वो आतताइयों ने आतंक मचाया और उनके जो है ना घर को तोड़ करके शिवराज ने ये कहा कि जब तक मामा बैठे तब तक भांजियों को चिंता करने की जरूरत नहीं है।
परंतु मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल जो अपने आप को चाचा साबित करना चाह रहे हैं, उनके दिल्ली के राज्य में देखिए 96% सरकारी स्कूल के बच्चे फेल हो गए। ये इनका सरकार मॉडल है, एक बोतल के साथ दूसरी बोतल फ्री, मतलब चाचा बनकर के बच्चों के भविष्य को खत्म करना। तीसरी बात, उसने ये कहा दिल्ली में कि मैं जो है दिल्ली वालों का बेटा हूँ। बेटा ये सिवानी का है, ये सादलपुर और हिसार के बीच में एक शहर, छोटा सा कस्बा है, वहां का ये रहने वाला है, और परंतु अपने आप को दिल्ली का बेटा साबित करना चाहता है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि ये देश के प्रधानमंत्री को अनपढ़ कहता है, स्वयं को जो है पढ़ा लिखा कहता है। दस्तखत करते हुए इसको जोर आता है, कोई भी ऑर्डर जो है ये पास आउट होता है, वहां से ऑफिस से पास होता है तो उसके ऊपर ये साइन नहीं करता। डरपोक किस्म का आदमी है। इसके 2 बंदे जेल में पड़े हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ मध्य प्रदेश के बंदों को कि मेरे 90% रिश्तेदार दिल्ली में रहते हैं, सब परेशान है इनसे। इनके यहाँ दिल्ली में अगर मकान बनाओ तो पार्षद पहुंच जाता है कि मेरे को पैसे दो, पैसे दोगे तब तो आपका मकान बनेगा, वरना नहीं बनेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये भ्रष्टाचार की जन्नी है अरविंद केजरीवाल, और मध्य प्रदेश के लोगों को सजग हो जाना चाहिए। ये चाचा के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, इसका इलाज करना चाहिए। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। गिरीश शुक्ला हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं कानपुर से। बहुत बहुत स्वागत है गिरीश जी आपका, अपनी बात रख सकते हैं आप। सच बात यह है कि भाजपा नाम का कोई संगठन देश में है ही नहीं, केवल वो मुखौटा संगठन है, उस पे कमल निशान दे करके आरएसएस को छिपा रखा है। एक्चुअल शासन आरएसएस का है इस देश पर, और संघ की विचारधाता राजतंत्री रही स्थापना के टाइम से लेकर के ही। वो मुखौटे बदल बदल के, धोखा दे दे के इस देश में आज उनका साम्राज्य हो गया है। आगे चल करके साम्राज्य और कठिन दौर में जाएगा, जब अग्निवीरों का बैच निकल के आएगा तो ये स्वयं सेवक जो लाठी डंडा वाले हैं, ये हथियार बंद स्वयं सेवक में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसके लिए 91 में इन्होंने प्रयास किया था, जो फेल हो गया था। अब ये इनके हाथ में सत्ता आ गई है, पैसा आ गया है, तो ये अब ये सब करके राजतंत्री व्यवस्थाओं को इस देश में लागू करना चाहते हैं, देश की प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं को समाप्त करना चाहते हैं। इस देश में शासन संघ का है, इसलिए ये सब हो रहा है। अगर ये संघ का शासन नहीं होता, भाजपा का शासन होता, तो ये सब ना होता, क्योंकि वो राजनीतिक दल बनाया गया है। लेकिन राजनीतिक दल वो अप्रत्यक्ष रूप से आरएसएस के ही अधीन है, वो किसी कीमत पर स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकता है। इसलिए सारी समस्याएं आज देश में बढ़ती जा रही हैं, और अग्निवीरों का बैच निकलने के बाद देश के सामने बहुत गंभीर संकट पैदा होगा। जनता इस बात को समझे कि हम जिसे चुनते हैं, एक्चुअल में जो हमारे दुश्मन हैं हम उन्हें चुनते हैं, क्योंकि संघ हमारा दुश्मन रहा है, इनकी विचारधारा हमारी दुश्मन रही है, ये जनतंत्र के विरोधी रहे हैं, ये राजतंत्र के समर्थक हैं, ये धर्मांधता के समर्थक हैं, ये जातिता के समर्थक हैं। ये मिटा देंगे इस देश को। इसलिए जनता सावधान होकर के अपनी बार वोट डाले और उस विचारधारा से छुटकारा पाए, अन्यथा आगे हजारों साल का जो ऐलान किया गया है वो इसी बल पर किया गया है कि हजारों साल इस देश को ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह गुलाम बनाएंगे। ये इनकी साजिश है, इस साजिश से बाहर जनता को आना होगा। अगर नहीं सोचते हैं तो गिरीश जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। और लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, इस मुद्दे से जुड़ी यदि आपकी कोई भी राय हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। भूपेंद्र जी अपनी बात को पूरा कर सकते हैं आप। जनता के कुछ सवाल हैं, उन पर भी मैं आपसे बातचीत करूंगी, लेकिन पहले अपनी बात को पूरा करें। मध्य प्रदेश के हालात बहुत ही बदतर हैं और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जा रही है। अभी कोई मित्र जो है टीवी पे कह रहे थे कि इसको जाति विशेष से नहीं जोड़ के देखना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए, तो क्यों नहीं देखना चाहिए? अगर 100 में से 90 घटनाएं जो है एक जाति विशेष के ऊपर और एक वर्ग विशेष के ऊपर नजला की जा रही हैं, तो क्या उसको जो है उसको इग्नोर किया जा सकता है? क्या उस पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए? और जो घटनाएं घटने में जो करने वाले अपराधी भी अगर एक विशिष्ट वर्ग से आते हैं और ज्यादातर उसी वर्ग से आते हैं, तो क्या इस पर देखना नहीं चाहिए कि इसके पीछे क्या मानसिकता है, इसके पीछे कौन सा द्वंद्व और दुविधा देश में फैलाने की कोशिश हो रही है, चेष्टा हो रही है? ये स्पष्ट रूप से देखना चाहिए। और ये केवल जो है ये मानसिक विक्षिप्तता का मामला नहीं है, ये मामला है समाज को विक्षिप्तता में ढकेलने वालों का। और उनकी जब तक जांच नहीं होगी, उनकी जब तक मानसिकता ठीक नहीं होगी, उनका जब तक मानसिक इलाज नहीं होगा, ये बीमार लोग पूरे देश को बीमार बनाएंगे। वही तो काम कर रहे हो और जो है इसमें निरंतर जो है सफल हो रहे हैं। एक घटना जो है 10 नए जो है फेनाटिक्स पैदा करती है, 100 नए फेनाटिक्स पैदा करती है। और वो जो है एक घटना का कार्य इसलिए करते हैं कि 100 और लोग पैदा हों और 100 और अपराध हों और 100 गुना और जो है राक्षस पैदा हो। जैसे जो है पुराणों में पूरे जन्म में उसमें कहते थे कि जो है राक्षस का खून जहाँ गिरता था
नए राक्षस पैदा हो जाते थे, वही खून गिराया जा रहा है और रोज नए नए राक्षस पैदा किए जा रहे हैं, जिनकी वृत्ति जो है एक जो लोगों के साथ बर्बरता करने की है, लोगों को लूटने की है, ठगने की है, बदमाशी करने की है। आप भारत में देखें, ठग खुश हैं। कम से कम जो है 1 लाख करोड़ के बैंकिंग फ्रॉड हुए हैं, किसी को सजा मिलते आपने सुना है? 1 लाख करोड़ रुपया बैंक का ड्रेन हो रहा है अगर फ्रॉड के माध्यम से। उसमें लूट कौन रहा है? गरीब। उसमें लूट कौन रहा है? वही लोग जो जिनके पास आज जो है खाने के मोहताज हैं। जो मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बताया जा रहा है, नीचे से लेके ऊपर तक, और 5 करोड़ लोग 5 किलो के झोले पर निर्भर हैं। सरकार विज्ञापन देकर बेशर्मी से बड़े बड़े होर्डिंग्स में लिख रही है कि मामा के 1000 रुपए मिलेंगे तो आज मैं राशन खरीद दूंगी। इसका मतलब है कि अगर इस बेईमान सरकार के से 1000 रुपए किसी गरीब को नहीं मिलता तो वो राशन खरीदने की भी स्थिति में नहीं है। आज मुझे मामा से 1000 मिलेंगे तो मैं दवाई खरीदूंगी। ये होर्डिंग्स लगाए खुद सरकार ने। आज मैं जो है मुझे 1000 मिलेंगे तो मैं राखी खरीदूंगी। मतलब इस देश प्रदेश की जो है बहुतांश जनता इस स्वर्णिम मध्य प्रदेश में ना दवा खरीदने के लायक है, ना राखी खरीदने के का धागा खरीदने के लायक है, ना राशन खरीदने के लायक है। ऐसे पोस्टर्स जब नजर आते हैं तो साफ पता चलता है कि चुनाव नजदीक है। इससे का चुनाव से संबंध नहीं, ये मानसिकता साल वर्ष से पनपाई जा रही है ताकि चुनाव में इसको जो है पोलराइजेशन के लिए उपयोग किया जा सके। ये जो है इसका चुनाव से इतना ही ताल्लुक है कि ये पोलराइजेशन की एक व्यवस्था है, सिस्टमेटिक तरीके से की जा रही है, और इसका दुख सबसे ज्यादा जो है वंचित वर्ग का, दलित वर्ग का, गरीब आदमी भोग रहा है। ठीक है आलोक जी, मैं माफ कीजिएगा भूपेन जी, मैं वापस आऊंगी आपके पास। हमारे साथ कुछ और लोग भी जुड़ चुके हैं, कुछ दर्शक जुड़ चुके हैं। रमाकांत जी उसके बाद आपका रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ राजवीर कानपुर से एक दर्शक है, वो जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है राजवीर जी, अपनी बात को रख सकते हैं आप। हेलो मैडम जी, नमस्कार। ये जो अपराधीकरण बात हो रही है, ये अपराध होता है, राजनीतिक संरक्षण भी होता है। जब पुलिस पकड़ती है किसी को, इसके बाद क्या होता है, कुछ लोग चाहे जिस दल से संबंधित, हम किसी दल का नाम नहीं ले रहे हैं, तो ये लोग जाकर के संरक्षण देते हैं, उनको छुड़ा लाते हैं। कन्नौज में प्रकरण हुआ, मुलजिम पकड़े गए और एक सांसद जी ने उनको जबरदस्ती पुलिस से मतलब उनको धरना दे करके छुड़ा लिया। इसी तरह हर जगह प्रकरण होते हैं तो पुलिस भी लाचार हो जाती है। जब पुलिस लाचार होती है, इनके मनोबल बढ़े रहते हैं, चाहे मोहम्मद सरकार हो, चाहे योगी सरकार हो, चाहे केजरीवाल की अर्थवादी किसी की हो। जब तक संरक्षण मिलता रहेगा, ये राजनीतिक संरक्षण मिलेगा या किसी दमन व्यक्ति का संरक्षण मिलेगा, ये अपराधीकरण समाप्त नहीं हो पाएगा। केवल सरकार के साथ साथ इनको भी, इन पर भी लगाम लगानी होगी मैडम, तभी ये समाप्त हो सकता है, अन्यथा ये गरीबों पर तो ये अत्याचार होता ही रहेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राजवीर जी कॉल करने के लिए। और हमारे साथ समरजीत मुंबई से एक दर्शक जुड़ चुके हैं। समरजीत जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, अपनी राय रख सकते हैं आप। ये बोलना चाह रहा हूँ कि आज का जो भेदभाव हुआ है, इसमें सबसे ज्यादा दोषी तो कांग्रेस ही है ना। कैसे? और दूसरी बात रह गई कि कांग्रेस के है कि समरजीत जी कैसे कांग्रेस क्यों दोषी है? ये तो भाजपा सरकार में हो रहा है, तो कांग्रेस क्यों दोषी है? इसलिए है कि शुरू से यही लोग लागू किए हैं, यही लोग चालू किए। इन्होंने हिंदू मुस्लिम इन्होंने किया बंटवारा करके, और जितनी व्यवस्था थी सब पर इनका शासन चलता था। वहां से अगर 10 रुपए आता था तो यहाँ 1 रुपया नहीं मिल पाता था। ये जो अभी 5 किलो राशन की बात कर रहे हैं, तो 5 किलो तो मिल रहा है ना। इनके राज्य में तो 5 किलो में 500 ग्राम नहीं मिल पाता था, ऊपर से मारी वाला होता था। इतना कि ये लोग किए कि 20 साल के बच्चे का जितना था सारा तो ये लोगों ने चालू किया, तो भुगतेगा कौन? आज जो हो रहा है, ये इलेक्शन को देख करके कुछ न कुछ लोग करवाते हैं। सारे नेताओं का ही काम है, इलेक्शन आया सब मारपीट कराओ, गाली गलौज कराओ, या तो बलात्कार करा दो किसी का। एक मुद्दा इनको बनाना होता है। आज ये लोग विपक्ष में बैठ करके बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, अपने सत्ता की बात देख लें, सारी कहानी खत्म हो जाएगा। और जितना भेदभाव का ये कैंसर हुआ है, ये कांग्रेस ने ही पैदा किया। आज भी ये लोग वही कर रहे हैं।
जहाँ गरीब जा रहा है वहाँ मार जा रहा है, जहाँ अमीर जा रहा है वहाँ ये लोग के साथ आ रहे हैं। समरजीत जी देखिए, लेकिन यहाँ तो बीजेपी के राज में हो रहा है ना। अभी जहाँ जहाँ भी ये घटनाएं आई वो बीजेपी शासित राज्य है, उसके बावजूद भी इस तरीके की बात करना, और ये तो कुंठित मानसिकता को दर्शाता है। और ये तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है लोगों को सोच बदलने की जरूरत है। सरकार जितनी जिम्मेदार है उससे ज्यादा तो हम खुद ही जिम्मेदार हैं कि हम इन चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं। कि ये लोग जो हैं इतना जो ब्रेन वॉश करके बच्चों को परेशान करते हैं, चढ़ा देते हैं। हाँ, चलिए समरजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। और लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इस मुद्दे से जुड़ी यदि आपकी कोई भी राय हो आप हमें कॉल कर सकते हैं। मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, रमाकांत जी, भूपेंद्र जी और आलोक जी। आप तो ये सुन ही रहे हैं कि दर्शक लगातार कॉल कर रहे हैं, अपनी राय दे रहे हैं। सबकी अपनी अपनी अलग टिप्पणी है। जो बीजेपी से प्रभावित है वो उनकी बात कर रहा है, जो कांग्रेस से प्रभावित है वो उनकी बात कर रहे हैं। सबकी अपनी अपनी अलग राय। लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि मुझे लगता है कि सरकार जितनी दोषी है उससे कहीं ज्यादा हम भी दोषी, क्योंकि हम उसी समाज का हिस्सा है। और ये मेंटालिटी जो है ये कहीं ना कहीं चेंज करने की जरूरत है। हम आज चांद तक पहुंच गए हैं, सूरज में पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी सोच किस दिशा की ओर जा रही है। चाहे वो मणिपुर का कांड हो या फिर ये हिंसा हो या इससे पहले जो मध्य प्रदेश में हुआ, उसने तो कहीं ना कहीं शर्म से, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उस दिन ऐसा लग रहा था कि मेरा सर जो है वो शर्म से झुक गया है कि मैं इस देश में रहती हूँ और इस तरीके की घटनाएं देख रही हूँ। इस तरीके की चीजें कहीं ना कहीं खुद को शर्मसार करती हैं। मैं रमाकांत जी आपका इस पर रिएक्शन चाहूंगी। लगातार दर्शक कॉल कर रहे हैं, कुछ का तो ये भी कहना है कि उनकी सरकार में कम से कम राशन मिल तो रहा है। इसका जवाब भूपेंद्र जी, मैं इसके बाद आपके पास आऊंगी। रमाकांत जी, ये चर्चा हुई थी दलितों और आदिवासियों पर अत्याचार को लेकर के, और जैसा कि आप दर्शकों को बोल रहे हैं, कई लोग फोन करके अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, उनको पहले स्पष्ट होना चाहिए कि क्या मुद्दा चल रहा है। बहरहाल मैं ये बतलाऊं कि एक दर्शक ने आपके बहुत सारा अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ बोला कि ये ऐसा करते हैं, ये वैसा करते हैं, इनके स्कूल के बच्चे फेल हो जाते हैं। मैं उनकी जानकारी के लिए बतला दूं, क्योंकि वो अभी देख रहे होंगे आपका प्रोग्राम, कि दुनिया के अंदर जितने भी देश हैं उन तमाम देशों में उनके बड़े बड़े लीडर आकर के दिल्ली के सरकारी स्कूल देख करके जाते हैं। ये अरविंद केजरीवाल जी ने करके दिखलाया है। दूसरा, मध्य प्रदेश में अगर ये घटनाएं हो रही हैं, लगातार घटनाएं हो रही हैं, बार बार घटनाएं हो रही हैं, आप कह रही हैं कि सरकार से ज्यादा जो है बाकी लोग दोषी हैं। भाई, सरकार की जिम्मेदारी होती है कि अपने नागरिकों को मैं ये नहीं कह रही हूँ रमाकांत जी, मैं कह रही हूँ सरकार जिम्मेदार है, लेकिन हम भी जिम्मेदार हैं। हम अगर खुद में बदलाव नहीं करेंगे, हम अगर खुद की मानसिकता को नहीं बदलेंगे, तो हम सरकार भी क्या कर लेगी। अरे भाई, मैं कंप्लीट कर दूं। करिए। यासी जी, आप तो नहीं गई थी ना अत्याचार करने के लिए, पिटाई करने के लिए दलित आदिवासियों की? आप तो नहीं गई थी, तो आप जिम्मेदार कैसे हो गई? मैं बतलाऊं कि जिस सरकार की जिम्मेदारी होती है अपने नागरिकों को अच्छे संस्कार देना, अच्छी शिक्षा देना। अगर नागरिक अच्छे संस्कार, अच्छी शिक्षा पाएंगे तो ऐसी हरकतें नहीं होंगी। इसके लिए पूरी तरह से दोषी मध्य प्रदेश की सरकार है, जहां पर लगातार ये घटनाएं हो रही हैं। इन्होंने अगर अच्छे स्कूल बनाए होते, 20 साल हो गए मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, इन्होंने कोई अच्छी व्यवस्था की नहीं है। कोई स्कूल ऐसे नहीं है कि जिनमें कोई कह सके कि हाँ अच्छी पढ़ाई होती है। यहाँ 10वीं 12वीं के आधे से ज्यादा बच्चे फेल हो जाते हैं। रमाकांत पटेल जी, मैं माफी के साथ आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। मैं वापस आती हूँ आपके पास। पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है अमिताभ जी आपका। इस तरीके की घटनाओं में प्रीवियस भी आप हमारे चैनल में जुड़े हैं और ऐसे मुद्दों पर आपने बेबाकी से अपनी राय भी रखी है। आज एक बार फिर मध्य प्रदेश से ऐसा मामला सामने आया कि जहां पर एक दलित युवक की पिटाई की गई और अलग अलग कई राज्यों से इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही। सबसे पहले तो मैं इस पर आपका रिएक्शन चाहूंगी। दूसरी बात ये कि ये जो लगातार हम ये भी बात करते हैं कि पुलिस का खौफ जरा भी कहीं नजर नहीं आता है। अब लोग खुलेआम किसी को भी मार देते हैं, लोग खुलेआम गोली चलाकर चले जाते हैं, लोग खुलेआम जो मना रहा है वो कर रहे हैं। तो आखिर ये किस तरीके का शासन चल रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि मैं इस पे इस राज्य और उस राज्य से इतर एक दो बातें कहना चाहूंगा जो मेरी समझ में पुलिस के बुनियादी चरित्र से जुड़ा है और सत्ता के बुनियादी चरित्र से जुड़ा है। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा
कि पुलिस अनवरत सत्ता के गुलाम के रूप में कार्य कर रही है। लगभग मैं जहां भी देख रहा हूं वहां यही स्थिति है और यह सबसे ज्यादा कष्टप्रद है। तमाम पार्टी ए आती है तो ए की गुलाम बी आई तो बी की गुलाम, ये स्थिति वास्तव में भयानक है। और सत्ता है वह भी पुलिस को ही अपना पहला हथियार बना रही है। दूसरी बात ये कहना चाहूंगा कि पुलिस के भी दो चरित्र दिखते हैं। ताकतवर के सामने बिल्कुल पालतू और सीधा साधा, और जैसे समझिए मेमने की तरह रहते हैं, दुम हिलाते मेमने की तरह। और जो ये है कमजोर है उसके सामने बिल्कुल शेर हो जा रहे हैं, तुर्रम खान हो जा रहे हैं, बिल्कुल ही जो है जिसको अंग्रेजी में बरसर्क बोलते हैं, बिल्कुल ही आदमखोर की तरह कर रहे हैं। तो ये दोहरा चरित्र जो है पुलिस का और सत्ता का जो चरित्र है कि पुलिस को हथियार बनाओ, यह दोनों एक बहुत ही भयानक स्थिति पैदा कर रहा है आम नागरिकों के लिए। पूरे यूपी में ही नहीं, मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे देश भर में इस चरित्र को बदलना और इस पर प्रहार करना आवश्यक है। बिल्कुल अमिताभ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका के न्यूज़ पर अपनी राय रखने के लिए और हमारे दर्शकों को जानकारी देने के लिए। और बता दें आपको कि जिस तरीके से इस तरीके के मामले लगातार सामने आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं शर्मनाक है। रमाकांत जी अपनी बात को पूरा करें, उसके बाद भूपेंद्र जी सीधे आपके पास आते हैं। महंगा है तो गाड़ी क्यों चलाते हो, इसमें तो तुम्हारा दोष है क्योंकि तुम गाड़ी चलाते, तुमको पेट्रोल महंगा लग रहा है। नहीं, गैस महंगी है, हम गैस क्यों लेते हैं, हम लकड़ी का इस्तेमाल करें। नहीं, इसमें सरकार दोषी है, सरकार ने महंगा करके रखा है, सरकार दोषी है। वैसे ही कानून व्यवस्था सरकार संभालती है। अगर कानून व्यवस्था दुरुस्त होती तो किसी अपराधी की मजाल नहीं है कि ऐसे कृत्य कर दे, किसी दलित आदिवासी को पीटे, किसी गरीब को पीटे, किसी के ऊपर अत्याचार करे। और हर मामलों में ऐसा क्यों होता है कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग ही सामने आते हैं। कहीं विधायक आदिवासियों की जमीनें छीनते हैं, कहीं विधायक प्रतिनिधि आदिवासी युवक के मुंह पे पेशाब करते हैं। आज ये जो सागर के मामले पे हम चर्चा कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के मंडल के नेता है, वो मंडल के अध्यक्ष हैं, वो लोग आदिवासियों के ऊपर, दलितों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। तो हम ये कह ही नहीं सकते हैं कि इसमें सरकार दोषी नहीं है। बिल्कुल इसमें 100% रूप से सरकार दोषी है, सरकार में बैठे लोग दोषी हैं और जिनकी जिम्मेदारी थी कानून व्यवस्था सुधारने की वो लोग दोषी हैं। नरोत्तम मिश्रा जी यहाँ के गृह मंत्री हैं, वो दोषी हैं। ठीक है, भूपेंद्र जी देखिए, एक जो है एक आपके दर्शक कह रहे थे कि हमको 5 किलो अनाज तो मिल रहा है। ये जब जो है ये धारणा कोई सरकार विकसित करती है कि वो 5 किलो अनाज से भी गुलाम बनने तैयार है, उसको वो जो है एहसान मान रहे हैं सरकार का। ये हमने कानून बनाया भोजन का अधिकार, राइट टू फूड, और उस कानून के तहत ये अनाज मिल रहा है। और ये कानून इसलिए बनाया गया था कि लोग स्वाभिमान से जिए, उनका जो है उनकी वो जो है भूखे उनको ना मारे जाएं। और ये जो अभी ये नारे भारतीय जनता पार्टी के लोग लगाते हैं, उस कानून के तहत ये पैसा मिल रहा है, ये अनाज मिल रहा है, ये उसका अधिकार है। ये इसको वो समझने तैयार नहीं है, वो इसको एहसान समझ रहा है कि 5 किलो तो मिल रहा है, इस चक्कर में देश भी बिक जाए तो हमें कोई समस्या नहीं। ये जो है ये कांग्रेस पार्टी के भोजन के अधिकार कानून के अंतर्गत मिल रहा है। ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार में नहीं मिलता था। पूरी बात सुन लीजिए, मेरे बात कर लेने दें भूपेंद्र जी, मैं भी तो कुछ काउंटर करूंगी ना। मेहरबानी से नहीं मिल रहा है, ये मोदी जी की मेहरबानी से नहीं मिल रहा है। इसका बजट होता है, इसका जो है पार्लियामेंट्री सैंक्शन होता है, इसके अंतर्गत ये पैसे इसके लिए जुटाए जाते हैं। और ये विश्व की सबसे बड़ी योजना है, 2 योजना जो हमने राइट टू फूड और राइट गारंटी दी, जॉब गारंटी, ये उसका पार्ट है। और इसके अंतर्गत केवल भोजन नहीं मिलता है, मैं आपको बता दूं, महिलाओं को जो है प्रसूति सहायता मिलती है 16,000 रुपए की। जो महिला गर्भवती होती है उसको भी इसी अधिकार के तहत हमारी सरकार, कांग्रेस सरकार ने प्रसूति सहायता दी हुई है। उसी के तहत उसको जो है आयरन की गोली मिलती है, फॉलिक एसिड की गोली मिलती है, पोषण आहार मिलता है। ये जो है लोगों को अंदाज नहीं है। और इन्होंने 5 किलो की थैली में लोगों को गुलाम बनाने की जहनीत बना दी है। ये कोई एहसान है क्या कि सरकार दे रही है? उनके अधिकार का हिस्सा है। ये हमने कानून पास करके संसद में अधिकार बनाया है। और ये बात मैं आपको एक तो बताना चाहता हूँ। दूसरी चीज ये बताना चाहता हूँ कि इस तरह की जो विषमता है, आज यूपी में क्या हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पुराना पूर्व मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, नंगे होकर बच्चियों से मालिश करवाता था। उसके केस को विड्रॉ करने के लिए जो है वहां की सरकार ने एप्लीकेशन लगाई। जिनके ऊपर मर्डर, हत्याओं के केस हैं, वो विड्रॉ करने के लिए सरकार जो है एप्लीकेशन लगा रही।
जो आपका विधायक था भारतीय जनता पार्टी का, उसने जिस लड़की के साथ, बच्ची के साथ दुष्कर्म किया, उसकी लाश को रातों रात जला दिया पुलिस ने। ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम अपराधी पैदा कर रहा है। ये सिस्टम जो है दुष्कर्मियों को पैदा कर रहा है, और ये जो है एक जाति विशेष पर नजला कायम करके अपनी प्रभुसत्ता कायम करने की कोशिश कर रहा है। किसी जो है दबंग के ऊपर हमला करके बताएं ये जातियों के लोग, ये क्यों उन गरीबों पर ही, वंचितों पर ही हमला कर रहे हैं? क्योंकि उनका तरफ से प्रतिकार नहीं होगा और हमारी दबंगई स्थापित हो जाएगी। ये जो चेष्टा है समाज में, इन चेष्टाओं को अगर राजनीतिक संरक्षण से एक दल विशेष के लोग बढ़ावा देंगे तो ये देश अराजकता की तरफ जा रहा है। और दूसरा मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, मणिपुर की घटना को इससे, ऐसी घटनाओं से नहीं जोड़ा जाए। ये जो है ये मानसिक विकृति नहीं है, ये राजनीतिक संरक्षण में पैदा किए गए दुष्कर्म है। क्या आप कल्पना करते हैं कि हमारे देश का सबसे बड़ा नेता ये बयान देता है कि हमने वहां मुख्यमंत्री इसलिए नहीं हटाया, हजारों की भीड़ में इस तरह के दुष्कर्म करने वाले को, क्योंकि वो सहयोग कर रहा है। किससे सहयोग कर रहा है? जनता से सहयोग कर रहा है जिनमें हजारों महिलाओं के साथ रेप हुआ है, या वो जो है उस व्यवस्था के साथ सहयोग कर रहा है जो इस बात को फैलाना चाहती है समाज में? क्या ये जो है शर्मसार नहीं होने की बात नहीं है? आज पूरी दुनिया में हमारा सर शर्म से झुका हुआ है कि हमारे देश में सड़क पर महिलाओं को नंगा करके उनको जो है दुष्कर्म उनके साथ किया जाता सार्वजनिक रूप से, पब्लिकली, और हमारी सरकारें उस पर खामोश हैं। ये जो है ये हम करना चाहते हैं। ये मानसिक विक्षिप्तता नहीं है, ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, और इसके पीछे जिनके दिमाग है उनकी जो है चिकित्सा की जरूरत है, उनको जो है मानसिक उपचार देने की जरूरत है। ये भीड़ तो टूल है, भीड़ तो एक व्यवस्था है जिसके बीच में जो एक चिंगारी छोड़ी जाती है और उसके बाद खेल खत्म हो जाता है। ये नूह में जाने वाले, हरियाणा में जो है गोलियां दागने वाले लोग कौन है? कहां से आए थे? कैसे ये जो आयतित हो गए? कैसे जो है ये सारी चीजें, इनको एक बड़े छोटे से डिबेट में एक धारणा विकसित करने की जो चेष्टा है, ये बहुत ही दुखद है, और इस पर जो है सवाल पूरे देश की चिंता होनी चाहिए। भूपेंद्र जी, मुझे भारतीय जनता पार्टी से फर्क नहीं पड़ता, मेरी बात सुनिए, मुझे भारतीय जनता पार्टी से फर्क नहीं पड़ता, ना ही मुझे कांग्रेस से फर्क पड़ता है, लेकिन फिर बेटियों के साथ अगर आपको इस अत्याचार का इतना ही बुरा लग रहा है तो मुझे समझ में नहीं आता कि बेटियों के साथ भेदभाव कैसे। मणिपुर में जो घटना हुई वो आपको नजर आई, लेकिन राजस्थान में जो हुआ वो नजर नहीं आया। और प्रधानमंत्री जब इसका जिक्र करते हैं तो आपको बुरा इसलिए लगता है क्योंकि मणिपुर के साथ उन्होंने राजस्थान और छत्तीसगढ़ की घटना का जिक्र कर दिया। लेकिन बेटियां तो बेटियां हैं, चाहे वो देश के किसी भी राज्य की हो, फिर उनके साथ भेदभाव क्यों? आपको सिर्फ मणिपुर की घटना याद है, लेकिन आपको क्या राजस्थान की घटना याद नहीं? आपको छत्तीसगढ़ की घटना याद नहीं? मुझे बोलने देंगे जी? मनोदशा मेरे को पता लग गई, मेरी भी बात सुन लें। शुक्रिया। मुझे आपसे सर्टिफिकेट लेने की वैसे जरूरत नहीं थी, और मैंने पहले ही आपसे कहा कि मुझे भारतीय जनता पार्टी और इन सब से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन देश की बेटियों की अगर बात होगी तो वो किसी भी देश के कोने से आती हो, मुझे अगर उनके न्याय की बात करनी है तो वो फिर वहां कांग्रेस शासित राज्य हो या बीजेपी के शासित राज्य हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। राजस्थान में एक घटना बताइए जहां पर ऐसे सार्वजनिक रूप से जुलूस निकालकर महिलाओं को नंगा किया गया हो। यानी कि नहीं, एक सेकेंड, बलात्कार होना आपकी नजर में अलग है और सार्वजनिक रूप से किसी को नंगा करके सड़क पर घुमाना, दोनों मुद्दे अलग है। बलात्कार होता है चाहे जैसे किया जाए। नाम जगह बताइए, मुझे बताइए ना भूपेंद्र जी, आप मुझे बताइए ना। बलात्कार नहीं, बलात्कार आप उसको कैसे कर रहे हैं इस बात से फर्क पड़ता है कि बलात्कार हुआ इस बात से फर्क पड़ता है। आलोक जी, हमारे देश का मुखिया झूठ बोलता है तो उस झूठ में सब देश शामिल हो जाए। अगर हमारे देश का मुखिया जो है गलत बयानी करता है तो पूरा देश गलत बयानी। मैं प्रधानमंत्री के बयान पर नहीं जा रही, मैं प्रधानमंत्री के बयान पर जाना नहीं चाहती। आप गलत बयानी कर रही हैं, और मुझे बहुत दुख है कि आप महिला होकर इस तरह की बातें कर रही हैं। भूपेंद्र जी, मुझे इस बात का दुख है कि आप एक इंसान होने के नाते भी आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं। मुझे इस बात का दुख है। आलोक जी, कैसे तुलना कर रही हैं? आलोक जी, आप बताइए, एक घटना बताइए। आलोक जी, हेलो जी सुन रहा हूँ। आप अपनी बात को पूरा कर सकते हैं। मैडम, मैं आपकी डिबेट छोड़ रहा हूँ। मैं इस मानसिकता के लिए डिबेट करने के लिए बना नहीं हूँ मैं। ठीक है, आई डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन।
यू कैन गो, यू कैन लीव, क्योंकि नहीं, देश के किसी भी राज्य के किसी भी कोने से अगर बेटियों के साथ अन्याय होगा हम उस पर बात करेंगे, फिर चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो। इफ यू वांट टू लीव देन यू कैन। जी आलोक जी। जी देखिए, राजनीतिक दलों का जो नेता है उनका यही काम है कि अपनी कमियों को छुपा करके दूसरे की कमियों को उजागर करना। 50 साल में इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचार, इतने घोटाले हुए जिसमें कई मंत्री विधायक सांसद जेल गए, उनको उसकी चाहत नहीं है, लेकिन उनको ये घटना दूसरे की याद है। दूसरी बात, दिल्ली में कहते हैं बहुत अच्छा प्रशासन चल रहा है, शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई है। आलोक जी, अगर हम दिल्ली की बात करेंगे, सुनिए, अगर हम दिल्ली की बात करेंगे, अगर हम राजस्थान की बात करेंगे तो हम तो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में हो गए ना, हमारी मानसिकता भारतीय जनता पार्टी के फेवर में हो जाएगी। इस तरीके की बयानबाजियां टॉलरेट करने के लिए हम डिबेट शो थोड़ी ना रखते हैं। जब दिल्ली में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं और चाकुओं से लगातार कई बार गोद की हत्या कर दी जाती है, तो वहां की मानसिकता क्या है? तो वहां की भी मानसिकता वही है। नहीं, वहां पर निर्वस्त्र करके लड़कियों को नहीं घुमाया गया ना, इसलिए वो घटना वैलिड ही नहीं है। वैलिड तो तब होगी जब निर्वस्त्र करके, जब हर राज्य में रेप होगा तब वो कहीं मणिपुर से इंटरैक्ट की जाएगी। देखिए, किसी भी महिला के साथ इस तरह की घटना का अगर ये कह के हम कहें कि वो दलित, हाँ, इसके बाद रमाकांत जी आपका प्रतिक्रिया लूंगी मैं। वर्ग में विभाजित करना चाहते हैं, किसी न किसी वर्ग को प्रभावित करना चाहते हैं, तो इसलिए आपसे भी ये रमाकांत जी, गिव मी 20 सेकंड ओनली। इस तरह की जो घटना हुई उसके लिए ये जिम्मेदार है, वो बात ठीक है, लेकिन अगर आप उसको जाति, धर्म और वर्ग में बांटेंगे तो ये आप राजनीति कर रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, जब कोई दिल्ली कोई फ्री व्यवस्था देती है तो एक सरकार दूसरी पार्टी कहती है कि ये फ्री का जो इंजेक्शन लगाया जा रहा है पूरे देश को बर्बाद कर रहा है, तो वही चीज वही सरकार यूपी में लागू करती है। तो ये राजनीति है, राजनीतिक दलों के नेता है, अपने हिसाब से नफा नुकसान देख करके बात करते हैं, अपने नफा नुकसान देख करके दलित की बात करते हैं। क्या यही घटना किसी सवर्ण के साथ हुई होती तो क्या ये कहते हैं कि ये सवर्ण के साथ हुई है? तो ये कहना कि दलित के साथ हुई है, ये अपने आप में अपने मापदंड है, अपने तरीके हैं, अपनी राजनीति है। हालांकि जो अन्याय है वो अन्याय है, भले ही वो किसी भी बीजेपी शासित राज्य में हो या कांग्रेस शासित राज्य में हो या आम आदमी पार्टी शासित राज्य में हो। अगर अन्याय है तो वो अन्याय है, फिर उसमें भेदभाव क्यों करना? रमाकांत जी फटाफट अपनी बात को पूरा करिएगा प्लीज। रमाकांत जी आप सुन पा रहे हैं? रमाकांत जी, एम आई ऑडिएबल? रमाकांत जी, आपको आवाज आ रही है क्या? रमाकांत जी तक शायद आवाज। हाँ जी, अब आ रही है। हाँ जी, कंटिन्यू करिए। अब आ रही है। जी। देखिए यासी जी, लगातार बातें, देखिए शुरुआत हुई थी मध्य प्रदेश के अंदर जो दलितों और आदिवासियों के ऊपर अत्याचार के मामले हो रहे हैं, शुरुआत इससे हुई थी। और मेरे को लगता है डिबेट अपने असली मुद्दे पे रहे तो ठीक है, और अगर डिबेट जो है दूसरे मुद्दे पे चली जाएगी तो ठीक नहीं है। मैं फिर बतलाऊं कि मध्य प्रदेश के अंदर लगातार जो मामले हो रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग आ रहे हैं अपराधियों के रूप में, भाजपा के विधायक आ रहे हैं अपराधियों के रूप में, चाहे दलितों के ऊपर, आदिवासियों के ऊपर अत्याचार करने का मामला हो, चाहे उनके ऊपर पेशाब करने का मामला हो, चाहे मैला खिलाने का मामला हो, चाहे हत्या करने का मामला हो, एक ही परिवार के 5-5 लोगों की हत्या करने का मामला हो, घोड़ी में चढ़ने से रोकने का मामला हो। तो लगातार ऐसा क्यों कि एक ही दल के नेता उसमें अपराधी के रूप में आ रहे हैं? और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उन पे कार्यवाही नहीं होती है, कार्यवाही सिर्फ दिखावा होती है, तो उनको बार बार ये सब बिल्कुल। देखिए रमाकांत जी, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ और मुझे लगता है कि अगर इस मानसिकता के लोग पार्टी में हैं तो उन्हें तुरंत बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए और त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और भूपेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और जनहित में आज हम बात करें इस तरीके की मानसिकता की जो खबरें सामने आ रही हैं वो कहीं ना कहीं शर्मसार करने वाली हैं। और इसी बीच आपको हरियाणा के नूह से बड़ी खबर बता देते हैं। हरियाणा के नूह में धारा 144 लागू कर दी गई है। हरियाणा के नूह से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जिले में इंटरनेट सेवाएं की गई बंद। यात्रा के चलते गृह मनाने का फैसला।
जिले में इंटरनेट सेवाएं की गई बंद। कल निकलनी है ब्रजमंडल यात्रा, जिसको लेकर गृह मंत्रालय ने लिया है फैसला। यात्रा के चलते गृह मंत्रालय का फैसला। हरियाणा के नूह में धारा 144 लागू की गई है। हरियाणा के नूह में धारा 144 लागू। कल निकलनी है ब्रजमंडल यात्रा और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हालांकि इस यात्रा को निकालने से मना किया और उन्होंने कहा है कि अपने घरों में पूजा पाठ करें, मंदिरों में भी पूजा पाठ करें। हालांकि हरियाणा के नूह में धारा 144 लागू कर दी गई है। जिले में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई। हिंदू संगठन यात्रा निकालने के लिए अड़े हुए हैं, तो वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर लगातार मना कर रहे हैं कि इस यात्रा को मत निकालो। इसी के मद्देनजर धारा 144 लागू कर दी गई है, इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है ताकि किसी भी तरीके की अराजकता ना होने पाए। हरियाणा के नूह में धारा 144 लागू, जिले में इंटरनेट सेवाएं की गई बंद। जनहित में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ जरिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। देखें